डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट विथ रेगुलर शेप। वॉल्यूम कैसे पता चले सॉलिड्स का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का, वो जिसका रेगुलर शेप होता है, जैसे कॉमन शेप हो गया वो। एक्टिविटी 9.6, लेट अस कैलकुलेट। Collect various objects with a cuboid shapes, such as a notebook, a shoebox, or a dice. कलेक्ट करो कौन से ऑब्जेक्ट, क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट जिसका शेप क्यूब जैसा हो, वैसे क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है। वो क्या हो गई, नोटबुक हो गई, शूज़ हो गए, या फिर डाइस हो गया। मेजर द लेंथ, विड्थ एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट using a scale. Suppose the length of the notebook is 25 सेंटीमीटर। सपोज करो मेजर करना है किसके, यूजिंग द स्केल। अब सपोज नोटबुक का लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर, उसका विड्थ हो गया 18 सेंटीमीटर एंड उसका हाइट हो गया 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। उसको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम में अब कैलकुलेट करना है, लेंथ का वैल्यू डालो। लेंथ कितना है, लेंथ कितना है उसका 25 सेंटीमीटर और विड्थ है उसका 18 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है उसका हाइट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये तीनों किसमें है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हो गए, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब। रिकॉर्डेड इन योर नोटबुक। इसको रिकॉर्ड कर लो अपने नोटबुक में कि नोटबुक का वॉल्यूम कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेगुलर शेप। हाँ, अभी डिटरमाइन करना है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इसका रेगुलर शेप हो। पहले वो हो गया क्यूबॉइड शेप का, अभी हो गया रेगुलर शेप। इमेजिन यू हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टोन। सॉरी, पहले वाला जो हो गया वो रेगुलर शेप का हो गया, अब ये वाला है इरेगुलर शेप, मतलब जिसका शेप पर्टिकुलर ना हो, यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल ऐसे कुछ ना हो, उसका इरेगुलर शेप हो, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ हो। इमेजिन यू हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टोन दैट डज नॉट हैव अ रेगुलर शेप, उसका रेगुलर शेप नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्ट को नहीं करना है। आपके पास स्टोन है, जो स्टोन का क्या है, उसका शेप रेगुलर नहीं है, ऐसे स्टोन को आपको उसका वॉल्यूम मेजर करना है। To calculate its density, the main challenge is to find its volume. उसका मास तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन अब चैलेंज क्या है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना। Let us learn how the volume of a solid with an irregular shape can be determined. अब हम लोग पढ़ेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड उस जिसका इरेगुलर शेप हो, ऐसे वॉल्यूम ऐसे इरेगुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे पता करें। Activity 9.7. Let us measure. Collect various objects from your surrounding, such as stone, metal keys, and so on. Fill a measuring cylinder with water up to any desired volume, say 50 ml, and record the initial volume taken in table 9.2. तो क्या करना है, कलेक्ट करना है कुछ भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग से, एक स्टोन हो गया या फिर मेटल की हो गया या फिर कुछ भी, और एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है जिसको फिल करना है। कौन सा भी मेजरिंग सिलेंडर ले लो, यू कैन टेक अप टू 50 ml मेजरिंग सिलेंडर एंड 100 ml, कुछ भी कौन सा भी मेजरिंग सिलेंडर आप ले सकते हो। और उसका इनिशियल वॉल्यूम उसको रिकॉर्ड करना है, यानी कि 50 ml का लिया है और 50 ml का उसका फिल किया है वाटर को, तो 50 ml करके उसको लिखना है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपने फिल किया है उसको आपको लिखना है। द ऑब्जेक्ट से अ स्टोन, एक ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लो स्टोन, विथ अ थ्रेड एंड स्लोली लोअर इट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। एक स्टोन ले लो जिसको थ्रेड से टाई कर लो और उसको स्लोली क्या करो, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डालो। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं,
Record the final volume after the level rises say 55 ml as shown in the figure. अगर हम लोग पानी में कुछ भी स्टोन वगैरह डालें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, रेस करेगा. पहले अगर 50 ml था तो अब वो रेस करेगा. अगर लेट्स सपोज कि 55 ml उसका वॉल्यूम रेज हो गया. अभी क्या करना है, पहले वाला इनिशियल वॉल्यूम क्या था 50 ml और अब वाला आया 55. तो इन दोनों को माइनस करना है. 50 माइनस 55. अगर 50 माइनस 55 करेंगे तो आंसर आएगा 5. तो ये 5 वॉल्यूम किसका होगा, ये स्टोन का वॉल्यूम होगा. ओके. रिकॉर्ड subtract the initial volume from the final volume after the object is put into the measuring cylinder. This is the volume of the object. वो वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 9.2. तो ये सारे ऑब्जेक्ट को इनिशियल और फाइनल फाइंड आउट करके मेजर करना है. एक एग्जांपल गिवन है, स्टोन ले लिया 50 ml में डाले तो 55 आया उसका. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 5 ml. जो 5 ml होगा उसका वॉल्यूम होगा. वो किस में होगा, क्यूबिक मीटर, क्योंकि हम लोग उस सॉलिड का पता कर रहे हैं. अगर लिक्विड का होगा तो वो होगा ml में. अगर सॉलिड का है, क्योंकि सॉलिड का है तो वो होगा क्यूबिक मीटर में. वैसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट है जैसे कि मेटल की हो गई और अदर कुछ भी, एक चॉक पीस हो गया है, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, पत्थर के अलावा कुछ ब्लॉक हो गया, नहीं अदर थिंग, कुछ भी सॉलिड हो गया, आप उसका इरेगुलर जो होगा शेप उसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे मेथड से. नोट the values of volume are obtained in unit of ml. तो वॉल्यूम के वैल्यूज जो है ना वो यूनिट्स में आते हैं, जैसे ml which can return in the equivalent unit. अगर वो ml में है उसके इक्विवेलेंट यूनिट में उसको लिखा जा सकता है सॉलिड के लिए सेंटीमीटर क्यूब फॉर सॉलिड. अगर लिक्विड के है ml में तो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू सॉलिड में कितना होगा, cm क्यूब होगा. ऐसे उसको लिख सकते हैं. You have already learned to measure the mass, the volume of liquid and solid of different types. These quantities can be used to calculate the density of the object or the substance. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मेजर करने के लिए क्या मास और वॉल्यूम लिक्विड की या फिर सॉलिड की डिफरेंट टाइप्स के उसके क्वांटिटीज यूज करते हैं हम लोग उनको मेजर करने के लिए. जैसे कि डेंसिटी का हो गया मास बाय वॉल्यूम. वही क्वांटिटीज देखो हम लोगों को पहले से पता है कि हम लोगों को मेजर करने के लिए मास या फिर वॉल्यूम सॉलिड का हो गया या फिर लिक्विड का हो गया, उसके लिए डिफरेंट क्वांटिटीज यूज़ करते हैं. उसी तरह डिफरेंट क्वांटिटीज यूज़ करते हैं हम लोग कैलकुलेटिंग द डेंसिटी के लिए भी. अगर डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो उसमें भी डिफरेंट यूनिट्स लगेंगे. लेट अस कैलकुलेट द डेंसिटी. डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. हम लोगों को पहले ही मालूम है कि फार्मूला क्या है, वो है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. अगर मास है 16.400 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मास, स्टोन पहले ही हम लोगों ने देखा था, उसका मास कैलकुलेट किया था 16.400, उसका ग्राम ये था मास था, और उसको मेजर किया उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या आया 5 सेंटीमीटर क्यूब. तो अब 5 सेंटीमीटर क्यूब और 16.400 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 15 में से एक बच गया तो यहाँ पर 4 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर से 4 आ गया, 5 8 ज़ा 40, तो आंसर आ गया 3.280. तो आंसर हो गया 3.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जी बाई सेंटीमीटर क्यूब तो बताया ना, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया आंसर हमारा. Let us dig deeper. Did you know that our planet Earth is composed of several layers such as crust, upper mantle, lower mantle, outer core and inner core, each with its particular range of density. क्या आप लोगों को पता है कि हमारे प्लैनेट अर्थ में सेवरल है, बहुत सारे लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स है, सच एज क्रस्ट,
तो जैसे कि क्रस्ट, जो अपर क्रस्ट है, और उस अपर मेंटल, एक अपर मेंटल करके है, एक लोअर मेंटल और एक आउटर कोर एंड इनर कोर। ये सारे क्या है, पर्टिकुलर रेंजेस ऑफ डेंसिटी, उन सब में ना पर्टिकुलर रेंजेस है डेंसिटी का, कि उनमें से डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज होगा। द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड द क्रस्ट, जो ऊपर वाला लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर, उसको बोलते हैं क्रस्ट, is the lightest and the density of the different layer increases as we move towards the center। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है ना, वो उसको क्रस्ट बोलते हैं, और उसका लाइटेस्ट डेंसिटी, कंपेयर करने से, लाइटेस्ट मतलब उतना लाइटेस्ट नहीं है, दूसरे क्रस्ट के मुकाबले में दूसरे लेयर जो है ना, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, वो सारे मेंटल, उन यानी कि उन सारे लेयर में से वो जो क्रस्ट है उसका है लाइटर डेंसिटी। और डेंसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है एज वी मूव डाउन। अगर जैसे हम लोग डीप जाते हैं ना, डेंसिटी क्या होता जाता, इंक्रीज होते जाता। एज वन मूव्स डीपर इनटू द अर्थ, both the pressure and the temperature rise significantly, making the material heavier and more compact। जैसे वो डीप अंदर चला जाता रहता ना अर्थ में, तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता। हम लोगों को ये तो पता है, जैसे जब प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे डीप हम लोग अंदर डीपर जाके देखेंगे ना, तो आउटर कस्ट में कम होगा डेंसिटी, अंदर जाते जाते सारे लेयर्स में जो होगा इंक्रीज होता जाएगा। और हेवियर ऑब्जेक्ट क्या होता जाएगा, हेवियर होता जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या होता जाएगा, कॉम्पैक्ट होता जाएगा। यहाँ पर देखो, क्रस्ट है आउटर लेयर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, और जिसको हम लोग, जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है। तो ये सारे हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ। Ever heard of? And in ancient times, before large ships were invented, people used bamboo and wooden logs to travel across rivers and seas। So एंशियंट में, पुराने ज़माने में, जब शिप्स वगैरह कुछ नहीं थे, बोट्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो वो लोगों ने क्या लोग क्या करते थे, बैम्बू और फिर वुडन लॉक्स को क्या करते थे, बांध लेते थे, बांध कर उनसे रिवर या फिर सीज को क्रॉस किया करते थे। बैम्बू वॉज यूज बिकॉज इट इज़ अ लाइटर। बैम्बू किस लिए यूज करते थे, क्योंकि बैम्बू सबसे लाइटर, बहुत लाइट वेट होता था और हॉलो होता था। अगर हॉलो होता था तो वो फ्लोट इजीली कर जाता था। ओके, किस पर, पानी पर। पीपल टाइड बैम्बू पोल्स टुगेदर टू मेक राफ्ट एंड स्मॉल बोट्स फॉर फिशिंग। और लोग क्या करते थे, बाम्बू को बांध के, 3-4 बाम्बू को लेके बांध के ना, उनका एक बनाया करते थे बोट की तरह, ताकि वो फ्लोट कर रहे, फ्लोट करके उसको यूज करते थे फिशिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, एंड क्रॉसिंग द वाटर बॉडी। ट्रेडिंग मतलब कुछ सामान पहुंचाने के लिए, या फिर उसको वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए वो यूज़ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कुछ अगर उनको सामान पहुंचाना है तो क्रॉस करके जाना है नदी को या फिर रिवर को, तो वो बैम्बू स्टिक्स को बांध कर उसको पास करने के लिए क्रॉस करके बाय यूजिंग द बैम्बू जाते थे। वुडन लॉग्स स्पेशली फ्रॉम strong trees were either hollowed out to make boards। तो वुडन लॉग जो है ना, वो स्पेशली स्ट्रॉन्ग ट्रीज के रहते थे, और उसको अंदर को मतलब खाली किया बनाया जाता था, यानी कि उसको हॉलो किया जाता था बोट बनाने के लिए, और यूज एज राफ्ट, और उसको राफ्ट की तरह यूज कर सकते थे। वुडन ब्लॉक्स को यूज करते थे, या तो शिप्स बनाते थे वुडन ब्लॉक से, या फिर उनसे राफ्ट बनाया करते थे। These simple boards made from locally available material, जो सिंपल बोर्ड्स बनाए थे ना, वो लोकली अवेलेबल, जैसे कि बाम्बू हो गया या फिर वुडन रॉक्स हो गया, उससे बनाए थे ना, वो बहुत सिंपल थे, बहुत अच्छे से बनाए हुए थे।
वो इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मूविंग अराउंड एंड कनेक्टिंग डिफरेंट प्लेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मूविंग अराउंड, पानी को क्रॉस करने के लिए, और फिर कनेक्टिंग डिफरेंट प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इवन टुडे सिमिलर ट्रेडिशनल बोर्ड्स मेड ऑफ बैम्बू और वुड आर यूज इन सम रीजन। ऐसे बोर्ड्स जो बैम्बू से बने हैं, ऐसे बोर्ड्स बहुत सारे रीजन पे अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉट जस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट बट ऑल्सो एज टूरिस्ट अट्रैक्शन। लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बट टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, मतलब जैसे टूरिस्ट हो गए वो बोट्स वगैरह, हाँ हम लोगों को बोट में घूमना है, बाम्बू के बोट्स हैं वहाँ लाइक दैट, वो लोग जाके वहाँ पे फोटोज लेते हैं, करते हैं, उसके लिए वो लोग बाम्बू के राफ्ट या फिर बोट्स ऐसे बना कर रखे हैं ताकि टूरिस्ट उससे अट्रैक्ट हो जाए और टूरिस्ट वहाँ पे जाए। नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। क्या टेम्परेचर का अफेक्ट डेंसिटी पर होता है? पहले ही हम लोगों ने देखा था, फिर भी एक और बार देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि अफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का डेंसिटी पर। जनरली द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिक्रीजेस विथ हीटिंग। हम लोगों ने डेंसिटी का नहीं देखा था, हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी का देखा था, राइट? हाँ, तो हम लोग देखेंगे अभी डेंसिटी का ऊपर टेम्परेचर का अफेक्ट क्या होता है। तो डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है जनरली जब सब्सटेंस को हीट करें। यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या है ये? हॉट एयर बलून। तो हॉट एयर बलून में ऐसा क्या है, और डेंसिटी का और हॉट एयर बलून का क्या कनेक्शन है, ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, फर्स्ट लाइन से अगर हम लोग को देखा ना, तो आप लोग गौर से सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या कनेक्शन है और क्या हम लोग समझ पा रहे हैं। तो जब जब टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस विद द हीटिंग एंड इंक्रीजेस विद कूलिंग। डेंसिटी इंक्रीज होगा कूल करने से, और डिक्रीज होगा हॉट करने से। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ what you have learned in the chapter particulate nature of matter। ये हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे किसके बेसिस पे? वो हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था, पहले चैप्टर जो आप लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप लोग बता सकते हैं, जो चैप्टर का नाम है पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस वेदर सॉलिड लिक्विड और गैसेस टेंड टू मूव अवे एंड स्प्रेड। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, पार्टिकल चाहे सॉलिड रहने दो, लिक्विड रहने दो, गैसेस रहने दो, वो क्या हो जाता है? टेंड टू मूव अवे, वो दूर चले जाएंगे और स्प्रेड हो जाएंगे। दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन वॉल्यूम बट देर इज नो चेंज इन मास। सो ये क्या रिजल्ट करेगा? इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज होगा बट मास में चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा बट मास में कुछ चेंजेस नहीं होगा। सिंस द डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी तो क्या है? मास बाय वॉल्यूम है। अपॉन हीटिंग द वॉल्यूम इंक्रीजेस, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मास तो कुछ हुआ नहीं चेंज, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। सो डेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम के। जब मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा, लेकिन मास का तो कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई हॉट एयर मूव्स अप as it is less dense than the cool air around it. The hot air balloon works on the same principle. तो इससे हम लोग बता सकते हैं, यही एक्सप्लेन करता है क्या कि हॉट एयर मूव करता है अप, क्योंकि वो क्या रहता है? लेस डेंस है, वो लेस डेंस रहता है, इसीलिए वो क्या करता है? ऊपर चला जाता है। और कूल एयर क्या रहता है? ज़्यादा डेंस रहता है, इसीलिए वो नीचे रह जाता है। यही सेम फिनोमिना किस में यूज़ होता है? हॉट एयर बलून में। तो हॉट एयर बलून में ज़्यादा एयर भरी जाती है, यानी कि हॉट एयर भरी जाती है, जिससे कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से वो क्या हो जाता है?
ऊपर राइज हो जाता है। Next about the next this is for the today's class. Next about the other topic we shall see in our next class.